आपको जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे किस प्रकार से समस्त जीवधारियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और साथ ही साथ उनके लक्षणों के आधार पर, प्राकृतिक गुणों के आधार पर तथा वास स्थान के आधार पर हम उनको अलग अलग भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं। इसके पहले वर्गीकरण को हमने आपको बताया था कि जीवधारियों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात समानताएं और असमानताएं जीवधारियों के अंदर जो पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पर हम उनको अलग अलग समूहों में रखते हैं। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवधारियों में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे के समान भी होते हैं। तो जिस प्रकार से हम गेहूं, चना, मटर, सरसों को अलग अलग करके और ये पहचानते हैं कि ये सरसों है, ये मटर है, ये चना है, ठीक उसी प्रकार से लक्षणों के आधार पर जीवधारियों को भी हम अलग अलग समूहों में बांटकर फिर उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आर्य स्वीटेकर ने 1961 ईस्वी में आर्य स्वीटेकर 1961 ईस्वी में इन्होंने 5 जगत प्रणाली का इन्होंने जो रूपरेखा प्रस्तुत किया उसे हम 5 सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं और इसी में उन्होंने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया है, जो क्रमशः हैं। पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, चौथा जगत पादप और 5वां जगत जल। जिसे हम कहते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम पादप यानी कि प्लांटी और किंगडम एनिमेल। इनमें से किंगडम प्लांटी यानी कि पादप और किंगडम एनिमल यानी जंतु, इनका ज्यादा विस्तार किया गया है और साथ ही साथ जो प्रथम 3 हैं, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई, यदि इनको लिया जाए तो इनमें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं। फिलहाल हम आते हैं सबसे पहले जगत मोनेरा पर, यानी इस पर आते हैं।
जगत मोनेरा में उन समस्त जीवधारियों को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब यहां पर बात आ रही है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक उन सभी जीवधारियों को कहते हैं जो उन कोशिकाओं से बने हैं जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है और साथ ही साथ सभी कोशिकांग अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात केंद्रक तथा सभी कोशिकांग एक साथ मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसी पूर्ववर्ती कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं किसमें पाई जाती हैं, अर्थात वे सभी जीवधारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक से मिलकर बने हैं उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। यहां पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनसे जो निर्मित जीव हैं इनके अंतर्गत केवल जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जीवाणुओं की जो श्रेणियां हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं जिन्हें प्रोकैरियोटिक जीवाणु कहते हैं। इनमें से कुछ आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया जो है सम्मिलित हैं, और नीले हरे शैवाल जो मुख्य रूप से एक कोशिकीय होते हैं उनको रखा गया। तो ये सभी जो जीवधारी हैं जगत मोनेरा में जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं आप विकसित नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो है संख्या सामान्य रूप से इस प्रकृति में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से सभी एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिकीय संरचना होती है वो बहुत सरल होती है, इसलिए इनको सरल जीवधारी भी कहते हैं। दूसरा जगत प्रोटिस्टा पर आइए। जगत प्रोटिस्टा प्रो माने प्रारंभिक होता है। जैसे प्रोटोजोआ मैंने आप लोगों को बताया था, प्रो माने प्रारंभिक, जोआ माने जंतु यानी प्रारंभिक। इसी तरीके से ये भी प्रोटिस्टा माने वे सभी जीवधारी जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, अर्थात ये भी एक कोशिकीय होते हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात एक कोशिका के अंदर ही इनकी समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं और इनमें भोजन प्राप्त करने तथा चलने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा को लिया जाए तो उसमें कूटपाद पाए जाते हैं जिनके द्वारा चलते हैं। इसी प्रकार से यूग्लिना को देखा जाए तो उसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। पैरामीशियम को लिया जाए तो उसमें छोटे छोटे जो है रोई की तरह संरचनाएं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, तो सीलिया के द्वारा चलता है। अब इन जंतुओं की एक विशेषता ये होती है कि मुख्य रूप से ये सभी फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, नदी तालाबों और झीलों में पाए जाते हैं। ये समपोषी या विषमपोषी दोनों प्रकार के जो है होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे यूग्लिना को सामान्य रूप से जंतु और पादप के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। बाकी जंतु जगत में किसी में भी क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, और क्लोरोफिल का होना ये पादपों का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि पादप जो है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटिस्टा जिसमें एक कोश के यूकैरियोटिक सभी जंतु पाए जाते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि
सभी जंतुओं को रखा गया। जगत फंजाई एक ऐसा जगत जिसमें सभी प्रकार के कवकों को रखा गया है, और कवक जो होते हैं ये जस्ट अपोजिट होते हैं शैवालों से, यानी कि ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है जबकि शैवालों में पाया जाता है। ये अंधेरे में वृद्धि और विकास करते हैं, वो प्रकाश में वृद्धि और विकास करते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती का कोई स्थान नहीं होता है, आप देखते होंगे, लेकिन शैवालों में कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसमें थोड़ा जड़ तथा पत्तीनुमा संरचनाएं कुछ दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो है फंजाई जो होते हैं ये क्लोरोफिल विहीन होते हैं। इनमें छोटी छोटी मूल रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं, और बहुत से तो कवक ऐसे होते हैं जो कि मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़े गले पदार्थों पर ही अधिकतर पाए जाते हैं, जैसे म्यूकर है, आप लोग देखते होंगे, और मशरूम को सामान्य रूप से जो है हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इसी प्रकार से राइजोपस है, म्यूकर है, तो ये सब मृतोपजीवी कवक होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सहजीवी भी होते हैं, यानी कि जिनके अंदर सहोकारिता पाई जाती है। जैसे शैवाल और कवक का जो अंतर संबंध है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इसमें जो कवक होते हैं नीचे से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और दोनों साथ साथ जो है जीवन यापन करते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। तो उसे हम जो है कह सकते हैं कि वो एक विशेष प्रकार का कोऑपरेशन है एक दूसरे का। तो सामान्य रूप से जो कवक हैं वो सड़े गले पदार्थों पर, दीवारों पर, अचार मुरब्बा, अंधेरे स्थानों पर जो चीजें होती हैं उन पर ज्यादा ये पनपते हैं। इनमें कई प्रकार के ऐसे भी कवक हैं जो जंतुओं और पादपों को बहुत हानि पहुंचाते हैं, यानी उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं और साथ ही साथ जो है हानि पहुंचाते हैं। कवकों की एक विशेषता ये भी होती है कि इनमें जो है माइसीलियम पाया जाता है, यानी कि धागेनुमा संरचनाएं जो है इसमें निकलती हैं, वृद्धि करती हैं, और वही धागेनुमा संरचनाएं जो है आगे चलकर के माइसीलियम बनाती हैं, जिसे हम कवक जाल कहते हैं। ये कवक जाल जो होता है इसी में जो है कवक अपना जो है जनन की क्रिया के द्वारा आगे का वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस प्रकार से कवक की कई श्रेणियां हैं, इनको कई वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। फिलहाल जो है हम इनको उसमें नहीं ले चलेंगे आप लोगों को ज्यादा डीप में, क्योंकि उसमें जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ये पांचों जगह। तो इसमें जैसे स्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, ये इनके यूमाइकोसिटीज जो है ये इनके जो है वर्गीकरण के जो है वर्ग हैं, इनके इतने वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद जगत आता है पादप। पादपों की मुख्य विशेषता ये होती है कि सामान्य रूप से इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप की 3 श्रेणियां मुख्य रूप से जो है आप लोगों को बताई गई हैं, जिसमें वनस्पतियां, झाड़ियां और पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। पादपों में कुछ अपुष्पी पादप होते हैं और कुछ पुष्पी पादप होते हैं। यदि सामान्य रूप से पादपों के वर्गीकरण को देखा जाए तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में इनको रखा गया है। स्पर्मेटोफाइटा में देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है आते हैं, आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधे। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणुओं को, छोटे नीले हरे शैवालों को और जितने
बड़े से बड़े शैवाल हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, इन सब को जो है सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद ब्रायोफाइटा, जिसमें मांस को सम्मिलित किया गया है, जो कि मुख्य रूप से पादप जगत का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जो दोनों जगह यानी जल स्तर दोनों में ये रह सकते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स जो है नम स्थानों पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। इसमें बांस के पौधे का अध्ययन जो है आगे चल करके हम आप करेंगे, जिसका मुख्य पौधा जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। और गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं जब एक के बाद एक आती हैं तो उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यानी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से पादप जगत में ब्रायोफाइटा, फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा जो इनसे ज्यादा विकसित पौधे होते हैं। इसमें पूर्ण रूप से संवहन ब्रायोफाइट्स में विकसित नहीं होते हैं, लेकिन थैलोफाइट जो होते हैं जिनका शरीर सुकाई की तरह होता है, जड़ तना पत्ती में विन्नित नहीं होता है। ब्रायोफाइट जो होते हैं इनमें देखेंगे तो इनसे ज्यादा विकसित पौधे होते हैं, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भोजन का स्थानांतरण के लिए कुछ थोड़ा बहुत विकसित होते हैं संवहन तक। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें संवहन तक पाए जाते हैं, इसमें फर्न आता है। और ये जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइट से ज्यादा विकसित होते हैं। फर्न का पौधा सामान्य रूप से आप लोगों जब अभी अध्ययन करेंगे आगे चल करके तो आगे डिटेल में इसको हम बताएंगे। इसके बाद आता है जंतु जगत, जिसमें से आप देखेंगे तो सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। जंतुओं की विशेषता होती है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति की जगह जो है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और कोशिका भित्ति के आधार पर ही जंतु और पादपों को अलग किया है। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उन्हें पादप जगत में, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उन्हें जंतु जगत में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से जो जंतु होते हैं ये छोटे से छोटा जंतु और बड़ा से बड़ा जंतु यदि आप देखें तो सब में एक समानता होती है, सभी में प्रचलन होता है, सभी में एक समान रूप से पाचन क्रिया उत्सर्जन किया, यानी सभी चीजें जो है एक साथ मिलती हैं। दूसरा जंतुओं में विशेषताएं ये होती है, कुछ जंतु जो है द्विपदगामी होते हैं, कुछ चतुष्पदगामी होते हैं। मस्तिष्क पूर्ण रूप से कुछ में विकसित होता है, कुछ में कम विकसित होता है, कुछ में जबड़े पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जंतु जगत में सभी प्रकार के जंतुओं को सम्मिलित कर दिया गया है, जो मुख्य रूप से प्रोटिस्टास के अलावा हैं। उन सभी जंतुओं को जो है इसमें रखा गया है, जिसमें मनुष्य से लेकर के अन्य सभी जंतु आते हैं। तो इस प्रकार से आर्यस विडेकर ने 1961 ईस्वी में 5 जगत प्रणाली जो प्रस्तुत किया वो सामान्य रूप से देखा जाए तो कुछ काफी हद तक सही है, और इससे जंतु जगत का जो विभाजन, पादप जगत का जो विभाजन और समस्त जंतुओं का जो विभाजन है एक ही कुल मिलाकर के 5 जगत में डिवाइड कर दिया है। आज हम केवल इतना बताएंगे और कल के वीडियो में फिर आपको कोशिका के बारे में जो छूटा हुआ पिछला भाग है कोशिका का अध्ययन हमने एक बार अभी किया था, शेष जो भाग है उसको हम कल बताएंगे।